देखिए हमने अभी ये पढ़ा था कुछ दिन पहले कि करंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? अरे जवाब दो। हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, नहीं आ रही है यार, आ तो रही होगी। ऑन है माइक। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा, अगर आपको करंट निकालनी हो, जैसे हमने बताया था आपको कि पता करना हो कि कितने अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रही है, तो आप क्या करते हैं? उसके लिए एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं, याद है, छोटा सा, और उस क्रॉस सेक्शन से एक पर्टिकुलर टाइम में जितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे होते हैं उससे आप क्या निकाल लेते हैं? करंट निकाल लेते हैं। बोलो, फॉर्मूला पता है सबको? I इज इक्वल टू क्या था? Q/T। याद है, नहीं याद है? बोलिए, याद है? हाँ। अब देखिए यहाँ ध्यान से, थोड़ा सा हम लोग इससे ऊपर लेवल पे चलने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अप्लाई होने से पहले भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर एक दूसरे से टक्कर मार रहे थे, और तब उनके पास एवरेज स्पीड हुआ करती थी कितनी? काफ़ी ज़्यादा, 10⁻³ से 10⁻⁴ की रेंज में। लेकिन क्या उनके पास एवरेज वेलोसिटी थी क्या तब, जब बैटरी अप्लाई? नहीं थी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था कोई। ठीक है, जैसे अभी आपको आपको एक कमरे के अंदर बहुत सारे लोग हों और कई सारे बच्चे हों, उनको छोड़ दिया जाए मोटर लगा के, ठीक है, तो क्या होगा? 1 साल बाद भी आप वापस आएंगे तो उनका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि वो हाँ अंदर ही है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। लेकिन जब हमने ठीक है, जब हमने क्या अप्लाई किया, वो अलग कर दो, वो जो हमने PDF भेजा है लिंक, उसका कर दो। हाँ, तो ये वाला जब हमने इसको बैटरी दी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, तो इसके अंदर क्या आ गई? एवरेज वेलोसिटी आ गई, थोड़ी सी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्योंकि बहुत थोड़ी होती है तो इसलिए उसको ड्रिफ्ट बोला जा रहा है, और उसको v⁻d से ऐसे डिनोट किया जाता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। और लेकिन एक बात बताओ, क्या कोलिजन बाद में नहीं हो रहा है क्या? जब हमने बैटरी अप्लाई करी उसके बाद कोलिजन रुक गया या हो रहे हैं अभी भी? अरे कोलिजन हो रहे हैं ना? हाँ, कोलिजन हो रहे हैं। हमने क्या बताया था कि 2 पॉइंट के बीच में जब इलेक्ट्रॉन, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और यहाँ पे मान लो कोई प्लस चार्ज है, ठीक है, प्लस चार्जेस को जो इसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको कर्नल बोला जाता है। ठीक है, कर्नल वाला, आर्मी वाला नहीं, ऐसे कर्नल बोला जाता है इसको। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जाके टकराता है। ठीक है, हमने बताया था आपको कि ये एक बार इससे टकराया, उसके बाद फिर कोई और मिल गया रास्ते में, उससे टकराया, ठीक है, फिर किसी और से टकराया। तो जब एक बार किसी से टकराने जा रहा है तो उसके बीच की जो गैपिंग होती है, इसकी जो डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? ये जो डिस्टेंस है 2 कोलिजन के बीच की, मीन फ्री पाथ बोलते हैं। और 2 कोलिजन के बीच के टाइम गैपिंग को क्या बोलते हैं? ये भी बताया था, रिलैक्सेशन टाइम। ये इतनी बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? सबसे पहले कि एक्चुअली करंट कितनी आएगी अगर हम करंट निकालना चाहें। अब देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोलिजन्स कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है। तुम्हें दिख रहा है ना ये मोशन कैसी है? एक्सेलरेटेड है या नहीं है? इलेक्ट्रॉन की ये मोशन एक्सेलरेटेड है? बोलो, एक्सेलरेशन हो ही रहा ना। इधर से एक्सेलरेट हुआ, इससे टकराया, उसकी वेलोसिटी बिल्कुल कम हो गई, फिर वो आगे गया, दूसरे से टकराया, तो बार बार वेलोसिटी कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है। तो ये क्या हो रहा है? एक्सेलरेटेड मोशन है। लेकिन एक्चुअल में हम क्या मानते हैं कि जब हमने इलेक्ट्रिसिटी दे दी इसको, तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक, जैसे सोल्जर्स होते हैं, एक लाइन में मार्च पास करते हुए आगे चले जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से, बिल्कुल एक कांस्टेंट मोशन होती है उनकी। तो यहाँ पे भी हम लोग मानते ये हैं कि जब ड्रिफ्ट, इसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी और इसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई, तो इलेक्ट्रॉन अच्छे बच्चों की तरह आगे ड्रिफ्ट करते हैं, जैसे ये यहाँ दिखाया गया है, ये देखिए। और हम भी इसको इसी तरह से मान के चलेंगे। ठीक है, कन्वीनियंस के लिए, आसानी के लिए।
कि जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गई इसको, तो हम ये मानेंगे कि इसकी जो मोशन है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे चल रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है? एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है, हम जो है वो फॉर अवर ओन से ये ऐसा मान रहे हैं, फॉर द कन्वीनियंस, ठीक है, हाँ, आसानी के लिए हम ऐसा मानेंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है। इस बात को याद रखना, एक्चुअल में क्या हो रहा है वो पिक्चर में हमने आपको दिखाई है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद ये ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, तो अब ये कैलकुलेट करना आसान हो गया है कि ये पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितनी करंट फ्लो करेगी, ठीक है। अच्छा, यहां से अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो करंट अगर हम निकालना चाहते हैं तो ध्यान से देखो, I इज इक्वल टू कितनी होगी, सबसे पहले कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, तो उसके लिए हम मान लेते हैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, क्लियर है। उन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी क्या होगी, उसको हमने क्या नाम दिया है, क्या नाम दिया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने Vd से। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आ जाता है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम A मान लेते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने A से। अब क्या रह गया है, हाँ, मतलब ये हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये वेरिएबल हैं सारे A से। अच्छा, उसके बाद हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, भाई पास हो रहे तो चार्ज भी होगा ना कुछ, कितना होगा, अरे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कल बताया था E होता है। ये आ गई आपकी कि कितनी करंट एक कंडक्टर में फ्लो हो रही होगी जब वो कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन पास हो रहा होगा किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, तो इतनी करंट फ्लो हो रही होगी। ये बात समझ में आई, कितनी करंट है ये, NeAVD, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, E हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज आ गया। A क्या है, जिस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से वो पास हो रहे हैं उसका एरिया है। Vd क्या है, जिस पर्टिकुलर वेलोसिटी से पास कर रहे हैं वो वेलोसिटी की वैल्यू है। क्लियर, समझ में आ गई बात? yes, हाँ, ये एक्चुअल में होती है करंट की वैल्यू। कहीं पे भी कंडक्टर में अगर आपको करंट निकालनी है तो करंट की वैल्यू ये होती है। हमने आपको बताया था कि ये जो बैटरी होती है ये क्या प्रोवाइड करती है हमको, बैटरी क्या प्रोवाइड करती है? इतना धीरे बोलोगे तो आ चुकी आवाज, फिर आज तो नहीं आएगी। हाँ, क्या प्रोवाइड करती है बैटरी, क्या है, बैटरी हमको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराती है, बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराती है बैटरी। एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, बैटरी क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करा रही है। किसको प्रोवाइड करा रही है, किसको प्रोवाइड करा रही है, इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को बैटरी ने एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेकर आगे चले, तो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। मान लो यहां का पोटेंशियल अगर 0 है तो यहां का पोटेंशियल कितना है, V है, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V हुआ, बोलो, है ना। यहां का पोटेंशियल अगर 0 है, यहां का पोटेंशियल V है, ठीक है, तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, V - 0 इज इक्वल टू V। तो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, तभी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आपकी करंट फ्लो करती है। इतना सबको क्लियर है, बोलो, इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं ये, हाँ। अब एक सवाल का जवाब दो कि बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है, जो एनर्जी दे रही है हर इलेक्ट्रॉन को, कितनी एनर्जी दे रही है बैटरी, उसका क्या तरीका है, हम कैसे पता करेंगे हर इलेक्ट्रॉन को बैटरी ने कितनी एनर्जी दी। अगर हमको ये नहीं पता है कि बैटरी कितने वोल्ट की है, अभी तो हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं ना, बैटरी कितने वोल्ट की तो बता लोगे। अगर हम कहें 1.5 वोल्ट की बैटरी है तो हर इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिल रही है, ये तो बता चुके हैं, 1.5 जूल। ये तो अगर आपको ये पता रहेगा तब तो आप बता लेंगे, लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो हर इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिलेगी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, V जूल्स नहीं, एक चीज को आप लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, वो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, E × V, ये मिलेगी, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी तो रखेंगे ना जब, तो याद रखिएगा कोई इलेक्ट्रॉन अगर V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपने बैटरी में क्रिएट किया है तो हर एक निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, EV, कितनी होगी, E × V। हाँ, इसको याद रखना है कि हर एक इलेक्ट्रॉन के पास EV होगी। बताओ, देखो इसमें कोई चीज पूछने वाली तो नहीं है, फिर हम इसको चेंज करें, जगह चाहिए होगी हमको, समझ में आ रही है बात? अच्छा, एक चीज बताओ यहीं पे कि ये दो क्रॉस सेक्शन है,
ठीक है, ये एक नॉन यूनिफॉर्म, अभी तक हम लोग यूनिफॉर्म कंडक्टर की बात कर रहे थे, एक नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर है, ठीक है, जिसका एरिया यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। बताओ पूरे कंडक्टर में करंट सेम होगी, अलग अलग होगी दोनों क्रॉस सेक्शन पे? अलग अलग, अलग अलग हैं, सेम होगी। अच्छा, अलग अलग होगी। अच्छा एक बात बताओ, इसी पाइप में अगर पानी बह रहा होता तो यहां पे पानी कुछ होता, यहां पे पानी कुछ और बहता, अमाउंट अलग अलग होता। बोलिए, पाइप यहां पतला है, यहां थोड़ा चौड़ा है, तो यहां पानी कम बहेगा, यहां ज्यादा? नहीं नहीं, हम जितना पूछ रहे हैं उतना बताइए, पानी सेम बहेगा या अलग अलग? पानी तो सेम ही होगा, पानी गायब तो हो नहीं जाएगा, है ना? गायब हो जाएगा क्या? सपोज करो पानी इधर से बहता हुआ आ रहा है, 2 मिनट के लिए देखो, पानी इधर से आ रहा है बहता हुआ, अब इधर से आ रहा तो यहाँ पे तो ज्यादा निकला और यहाँ आते आते कम हो गया, इसका मतलब बाकी पानी कहाँ गया? पानी हाँ, मतलब पानी नहीं, कम ज्यादा नहीं बोलेंगे ना, क्वांटिटी कम ज्यादा होगी क्या? नहीं। आप एक बात बताइए, जब आपको पानी दूर तक फेंकना होता है तो आप पाइप को दबाते हैं? क्यों दबाते हैं? दबाने से क्या बढ़ जाता है? प्रेशर। उससे क्या बढ़ जाता है? स्पीड। हाँ, स्पीड, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये है कि अगर एरिया कम करोगे तो वहां पे से गुजरने वाली जो पानी के पार्टिकल्स हैं उनकी क्या बढ़ जाएगी, या मॉलिक्यूल्स की क्या बढ़? यस। तो इस यहां से करंट में इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं तो उनकी स्पीड यहां ज्यादा होगी, यहां कम होगी, इसका मतलब? बोलो। और इलेक्ट्रॉन की स्पीड को हम क्या बोलते हैं? लिखा हुआ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इसका मतलब अगर हम यहां पे बोलें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ की vd2 है, यहाँ की vd1 है, तो क्या हम बोल सकते हैं vd2 विल बी ग्रेटर देन vd1? यस सर। यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंपैरिजन में। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? तो नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या चेंज होगा, ये बहुत लोग गलत कर देते हैं कि जैसे अभी आप लोगों ने खुद बोला कि यहाँ पे करंट कम होगी, यहाँ ज्यादा, करंट सेम होगी, करंट कम ज्यादा नहीं होगी, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पीड बढ़ जाएगी, बहुत तेज निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। जैसे कहीं मूवी देखने गए हो थिएटर में, तो क्या होता है कि जब मूवी छूट रही है तो सब लोग एक साथ निकल रहे हैं, अब बड़े हॉल से आप निकल रहे हैं तो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप गेट पे पहुंचते हैं तो खटाक से आप बाहर निकल जाते हैं, होता है ऐसा? अरे जब जैसे ही गेट पे पहुंचते हो अचानक से बाहर निकल जाते हो, मतलब वो जो स्पीड पहले चल रही आ रही थी वो एकदम से बढ़ जाती है, होता है ऐसा? तो वही वो गेट का जो एरिया है वो तो बहुत कम था, और जब हॉल में थे तो उसका एरिया बहुत ज्यादा था। जहां एरिया कम हुआ वहां क्या बढ़ गई? आपकी स्पीड बढ़ गई, ठीक है। तो इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ से भी आप समझ सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। कंडक्टर वाली आगे चलें, बोलो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है इतने में जो कुछ लिखा हुआ है बोर्ड पे? बोलिए भाई, कोई डाउट नहीं? हाँ हाँ हाँ। ये वाला हमने बताया कि करंट की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, किस एरिया से पास हो रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से पास हो रहे हैं, चारों फैक्टर को मल्टीप्लाई करो आपस में, करंट पता चल जाएगी। ठीक, ठीक है। अब यहां तक क्लियर हो गया। अब एक चीज बताइए कि इसमें जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगा या नहीं लगा? फोर्स लगा भाई, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स लग रहा है। फोर्स क्या क्रिएट करता है बताइए? फोर्स क्या क्रिएट करता है? यार मैकेनिक्स का बेसिक है, फोर्स क्या क्रिएट करता है? हाँ बिल्कुल, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। कितना होगा बताएगा कोई? कितना होगा? कितना होगा एक्सेलरेशन? फोर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत आसान है,
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ। ये होता है या नहीं? yes हाँ। फोर्स होता है आपका, क्या होता है? अरे फोर्स पढ़ा चुके हैं पिछली स्लाइड में, क्या होता है? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स है, ई क्या होता है? ई क्यू होता है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में फोर्स पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू पढ़ा है, नहीं पढ़ा है हमने? अब तुम लोग ये भूल जाओगे बेटा, तो फिर कैसे हम एडवांस लेवल लेके चलें? ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा याद होनी चाहिए ना, ये भी समझाएंगे बैठ के, याद दिलाएं तुम लोग को। ये पढ़ा है फोर्स हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में यही फोर्स लगता है ना चार्ज पार्टिकल पे, यही फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे। अब कितना चार्ज है इलेक्ट्रॉन के पास? इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है? ई चार्ज, ईवी नहीं, ईवी तो पोटेंशियल एनर्जी है। क्या मिक्स करते हुए एक दूसरे में? ईवी पोटेंशियल एनर्जी है जो उसको मिलती है यहां से। चार्ज कितना है? ई है ना चार्ज, तो ये हो गया एक्सेलरेशन। बोलो, इलेक्ट्रॉन पे जो एक्सेलरेशन है वो ये होगा ना? क्लियर है? बताइए, इतना आसान है, इतना कॉम्प्लिकेट करवा रहे हो, ऐसे ही टाइम निकलता जा रहा है। यही होगा ना? सही बोल रहे हैं? हाँ। अब ध्यान से सुनो, आगे की चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हमने बताया था दो कोलिजन्स के बीच में जो पाथ होता है उसको क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ। उसको हम मान लेते हैं लैम्डा। लैम्डा क्या है? डिस्टेंस है। मीन फ्री पाथ। दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, जिसको लिखा जाता है टाउ से। किससे लिखा जाता है? टाउ। टाउ वर्ड नया है? टाउ सुना है इससे पहले? नहीं सुना है? चलो अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। टाउ इस तरह मान लो, जैसे टी है तो ऐसे घुमा के बनता है ऐसे। रिलैक्सेशन टाइम, ध्यान से सुनो, रिलैक्सेशन टाइम को टाउ बोलते हैं। दो कोलिजन के बीच का टाइम रिलैक्सेशन टाइम, दो कोलिजन के बीच का पाथ क्या कहलाएगा? मीन फ्री पाथ। हाँ ठीक है। अब ये बताइए कि मीन फ्री पाथ को अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, एक ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल स्पीड 0 मानते हैं तो क्या बन के आएगा? और डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? एच क्यों ले रहे हैं? हम s लेते हैं यहाँ पे, s। ये लैम्डा है ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये तो 0 हो गया, प्लस हाफ। a कितना है? a कितना निकाला? e अपॉन t कितना है? टाइम, टाउ। टाउ ये है ना? हाँ, टाउ स्क्वायर। टाउ ऐसे बनाते हैं जैसे इधर बना हुआ है, ये टी स्क्वायर। बोलो, इतना क्लियर है सबको? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अरे बेटा, हमने बताया दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम होता है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ये तो हम कई बार बोल चुके हैं। दो कोलिजन के बीच का डिस्टेंस को मीन फ्री पाथ बोलते हैं, उसको हमने लैम्डा मान लिया है। अब अगर हम इन दो कोलिजन के बीच की डिस्टेंस को निकालना चाहें तो हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन है, जानते हैं हम निकालना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना? इक्वेशन ऑफ मोशन में हम पढ़ चुके हैं। तो हमने s जो डिस्प्लेसमेंट था उसकी जगह पे हमने लैम्डा रख दिया। इनिशियल स्पीड 0 है, फिर एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला है, और टाइम रिलैक्सेशन टाइम ही होगा ना दोनों के बीच का जो टाइम है, टाउ। क्लियर है? इतना समझ गए? तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है? हाफ ई एम अपॉन, इसको ऐसे लिखते हैं, स्मॉल ई ये होता है, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, स्मॉल ई चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैपिटल ई ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई की, उसकी इंटेंसिटी को डिनोट कर रहा है, और स्मॉल ई एक चार्ज, मतलब क्यू की जगह पे रखा है स्मॉल ई हमने, ये इसकी जगह पे क्यू चार्ज है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? एक ही इलेक्ट्रॉन की तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। बोलो, ये समझ में आया? अच्छा, हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, रिलैक्सेशन टाइम है, और डिस्टेंस लैम्डा भी है। तीनों को मिला के एक फॉर्मूला बनता है ना, क्या बनता है?
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलो, ये सब जानते हैं? सब जानते हैं। तो क्या हम यहाँ ये लिख सकते हैं वी डी इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई टाउ? रखो जरा वैल्यू रखो, बताओ क्या आ रहा है वी डी की वैल्यू क्या आ रही है, जरा निकाल के बताओ। वी डी की वैल्यू क्या आ रही है? लैम्डा की वैल्यू पहले रखेंगे हम ई इंटू टाउ अपॉन 2m इंटू टाउ, है ना? टाउ टू कैंसिल करेंगे, टाउ कट जाएगा, क्या आएगा? इसको मिटाते हैं यहाँ से। ठीक है, ये सब हटाते हैं। अब यहां से देखिए इसको, वी डी इज इक्वल टू क्या आएगा? ई स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन 2m। क्या यही आ रहा है? समझ में आई बात? याद करो पीछे करंट का फॉर्मूला क्या लिखा था? कौन बच्चा बताएगा? हम बताएंगे नहीं। करंट का फॉर्मूला क्या लिखा था पीछे? I इज इक्वल टू NEA इंटू वी डी, ये था ना? बताओ इसमें वी डी पुट करें तो कितना आएगा करंट? ई का स्क्वायर कर दें, ये आएगा ना? भयानक सा फॉर्मूला आ गया ना सामने? बोलिए, काफी भयानक आ गया। अब एक बात ध्यान से सुनिए, इसको याद रखो, चाहे तो नोट कर लो क्योंकि आगे लिखवाएंगे भी हम, तो याद नहीं रहेगा। इसको नोट करो जल्दी से, फिर हम दूसरे पेज पे चलते हैं। नोट हो गया? ये वाला हिस्सा नोट कर लो, अभी आगे जरूरत पड़ेगी ना हमको, तो फिर पीछे जाना पड़ेगा। चलें आगे? अरे क्या करो, टाइम बहुत कम है बेटा, अभी दूसरी क्लास लग जाएगी इसलिए कह रहे हैं। हाँ ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बार और हम कंडक्टर बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये मान लो एक कंडक्टर है। अभी हमने एक चीज़ आपको बताई थी कि कंडक्टर में अगर आपने V वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई कर दिया है और कंडक्टर की लेंथ अगर L है, क्या है? अगर आपने V वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई कर दिया है और कंडक्टर की लेंथ कितनी है? L है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का एक और तरीका होता है। ध्यान से सुनना कि अगर आप हर एक क्रॉस सेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, वो तो इलेक्ट्रॉन पे थी ना, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। अगर हम पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं, वो अलग चीज थी, बट आप एक चार्ज कैरियर पे निकाल रहे थे। यहां है हर एक क्रॉस सेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालना चाहते हैं, ठीक है, और वो किसकी वजह से जनरेट हुई है? इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल की वजह से, है ना? अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तो अगर आप निकालना चाहते हैं तो तुम लोग बताओ सिंपली क्या फॉर्मूला बनना चाहिए तीनों को मिला के, सोच के बताओ। अरे ये जो V है ये इस L लेंथ के कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं होगा? उसी से तो पता चलेगी। ये V हर एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे जितना जितना होगा वहां पे उतनी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बोलो, इस पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ना, तो इसका मतलब क्या हम ये लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाई L? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऑब्वियस सा फॉर्मूला है। E की वैल्यू आ गई V डिवाइडेड बाई L। यहां से पिछला वाला फॉर्मूले पे वापस चलते हैं, बताओ क्या था? I इज इक्वल टू NAE स्क्वायर और
कैपिटल ई भी तो था। सही लिखा है, सही है, सही लिखा है। हाँ, अच्छा यहाँ से ई को रिप्लेस करो, क्या लिख सकते हैं ई की जगह पे हम एन। हाँ, ये लिख सकते हैं ना। बोलो, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, ये बताओ। यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, 2ml, हाँ, डिवाइडेड बाई ये आएगा, ये सही है। अब बहुत ध्यान से, सभी बच्चे बहुत ज़्यादा ध्यान से सुने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं। ये जो होता है ये पूरी चीज़ कांस्टेंट है, ये जितनी चीज़ हमने लिखी है ये कांस्टेंट है। अच्छा, अगर ये कांस्टेंट है तो क्या आप ये लिख सकते हैं, v अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। बोलो, ये क्या है, ये पढ़ चुके हैं सभी लोग, क्या है ये? नहीं, अरे यार ओम्स लॉ है ये, ओम्स लॉ है ये भाई, ओम्स लॉ नहीं है ये? यस सर, यस सर। ये क्या है, ये ओम्स लॉ है, और ओम्स लॉ में कांस्टेंट को किससे रिप्लेस किया जाएगा, रेजिस्टेंस से। तो ये जो ओम्स लॉ का, ओम वैसे लॉ है ओम्स लॉ, लेकिन उसको थ्योरेटिकली भी इस तरह से लाके यहाँ पे समझाया जा सकता है, प्रूफ किया जा सकता है। तो जो रेजिस्टेंस है एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या है बताओ, 2 ml है ना, 2 ml अपॉन एन ए ई स्क्वायर, दिस इज रेजिस्टेंस। अब एक बात बताओ कि जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे जो तुम्हें दिख रही है, वो रेजिस्टेंस क्या कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड कर रही है? यस सर। क्या कंडक्टर के एरिया पे डिपेंड कर रही है? यस सर। क्या यही पढ़ा था पिछले साल, लास्ट ईयर पढ़ाया था हमने जो लोग थे? हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के अलावा यहाँ पे और चीज़ें भी दिख रही हैं आपको, इसको अगर हम उधर किनारे कर दें तो आपको ये दिख रहा है 2m डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ, और इसको मैं अलग से लिख देता हूँ l डिवाइडेड बाई a। ये देखो, एक ये वाला फैक्टर दिख रहा है तुम्हें अलग से। एक बात बताओ कि एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर कंडक्टर में कॉपर हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर कंडक्टर में उसका लेंथ भी अलग हो सकता है, उसका एरिया भी अलग हो सकता है। अलग अलग एरिया, अलग अलग लेंथ के कंडक्टर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? बोलिए। पॉसिबल है। एक कंपनी थी, ध्यान से सुनो, वो कंपनी जो है ऐसे ही रॉड्स बनाती थी, ठीक, कंडक्टिंग रॉड्स बनाती थी, और हर एक रॉड पे उसको उसकी रेजिस्टेंस मार्क करके वो भेजती थी। यानी ये जो रॉड है एक पर्टिकुलर लेंथ की, पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया की, उसकी रेजिस्टेंस वो लिख के भेजते थे, ठीक है। इसी तरह से हर एक रॉड पे वो रेजिस्टेंस को मेंशन करते थे कि इसकी ये रॉड है, इसकी ये, इस रॉड की ये रेजिस्टेंस, इस रॉड की रेजिस्टेंस है, फिर वो आगे उसी के अकॉर्डिंग बिकती थी, फिर वो यूज़ होती थी। तो कुछ टाइम के बाद मान लो उस कंपनी में एक अच्छा एम्प्लॉय आता है जो कि फिजिक्स जानता है, ये सारी चीज़ें जानता था। तो वो कहता है अपने मालिक से कि आप मतलब इतना ज़्यादा काम जो करते रहते हैं, मतलब मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस की रॉड टूट गई, अब जैसे ही वो टूट गई तो जो उन शॉपकीपर होता था वो वापस उनके पास भेजता था कि दोबारा से इसको जो है वो रेजिस्टेंस लगा के दो। क्यों भेजता था? क्योंकि अगर टूट गई तो उसके लेंथ और लेंथ में चेंजेस आ गए ना, लेंथ चेंज हो गई। अब लेंथ चेंज हो गई तो जो नई रॉड जो टूटी हैं दो अलग अलग, उनकी रेजिस्टेंस कैसे पता करेंगे अगर उनको ये सब नहीं मालूम है? तो वो वापस भेजते थे, तो उनके पास काफ़ी काम बढ़ जाता था इस वजह से। तो उसने एक स्मार्ट मेथड ये बताया कि आप इसी फॉर्मूले से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हो। कौन सा फॉर्मूला? यही फॉर्मूला जो नीचे लिखा है हमने। तो उसने कहा कि आप अगर ये वाला फैक्टर, ध्यान से सुनना, अगर ये वाला फैक्टर, ये जो फैक्टर है बीच वाला, ये फैक्टर अगर लोगों को बता दो,
जिनको भी जो भी इसको भेजते हैं तुम्हारे पास वापस कैलकुलेट कराने के लिए, ये फैक्टर उनको बता दो, ठीक है, और उनसे कहो कि तुम इस फैक्टर को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो और एरिया से डिवाइड कर दो, तो वो खुद भी निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस। बोलो, निकाल सकते हैं ना? अगर ये फैक्टर बता दिया जाए और फिर क्या रह जाएगा भाई? लेंथ से मल्टीप्लाई करके एरिया से डिवाइड करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या है? ये फैक्टर ना, देखो कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है यहाँ पे। तो ये वाला जो फैक्टर है, ये फैक्टर अगर आप बता दें, और ध्यान से देखो, एक कंडक्टर में उसकी लेंथ वेरी कर सकती है उसी कंडक्टर की दूसरी रॉड से, यानी कॉपर की 2 रॉड्स हैं, 2 रॉड्स में ऐसा हो सकता है कि दोनों एक दूसरे की लेंथ एक दूसरे से अलग हो, एरिया अलग हो, मोटी हो पतली हो, लेकिन क्या उस कंडक्टर का मास अलग होगा? नहीं अलग होगा। दूसरी चीज, क्या उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री होंगे वो अलग अलग होंगे? नहीं होंगे, है ना? क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज अलग होगा? नहीं अलग होगा। क्या रिलैक्सेशन टाइम अलग होगा? नहीं अलग होगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? ये वाला फैक्टर किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए कांस्टेंट है या नहीं है? हाँ, जबकि उसी कंडक्टर की 2 अलग अलग या 50 अलग अलग रॉड्स के लिए एल और ए वेरी कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। यानी ये वाला जो मतलब कांस्टेंट है, ये मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है ना? ये दोनों मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहे, ये कर रहा है ना? बोलो, ये कॉपर की रॉड, जब तक रॉड कॉपर की है आप उसको मोटी बनाइए, पतली बनाइए, ये नहीं बदलेगा। हाँ, अगर आप कॉपर से स्विच करके सिल्वर में चले जाएंगे तो ये बदलेगा। बोलो, तब बदलेगा ना? तब तो हर चीज अलग हो जाएगी, फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे, रिलैक्सेशन टाइम उनका अलग होगा, उनके अंदर उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग होगी, सब कुछ अलग होगा। लेकिन अगर आप मटेरियल स्विच नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लेंथ और एरिया से खेल रहे हैं, तब तक ये चीज नहीं बदलेगी। यानी ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है और इसीलिए ये कांस्टेंट है, और इसीलिए इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। बात समझ में आई? ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट जब हम यहां पे रखते हैं, इसको रो से डिनोट किया जाता है, तो फॉर्मूला बन जाता है रो एल अपॉन ए। बोलिए। हाँ, इस पूरे कांस्टेंट को 2m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, क्योंकि ये मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको सिंगल किसी भी सिंबल से रिप्लेस किया जा सकता है, तो उसको रो मान लिया गया। रो क्या है? रेजिस्टिविटी है, जो कि मटेरियल पे डिपेंड करती है, जो इन फैक्टर्स से निकाली जाती है। तो अगर वो दुकानदार ये बता दे कि कॉपर की रेजिस्टिविटी कितनी है, तो जिनको बेची गई है वो उसके लेंथ और उसके एरिया से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके निकाल लेंगे ना उसकी रेजिस्टेंस। आसान है ना निकालना फिर तो। हाँ, तो यही मेथड बताया गया, क्योंकि आप देखते होंगे बुक्स में लिखा होता है रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर दिस, रेजिस्टिविटी ऑफ गोल्ड दिस, रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर ये है, ठीक है, एल्युमिनियम की ये है। तो मटेरियल की रेजिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कॉपर की 10 रेजिस्टिविटी नहीं हो सकती, एक ही होगी। हाँ, कॉपर की लेंथ अलग अलग हो सकती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करती है? वो मटेरियल पे भी डिपेंड करती है, लेंथ पे भी डिपेंड करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करती है। लेकिन रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करेगी। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? यस सर। बोलो। हाँ, तो ये जो फॉर्मूला हम लोगों को डायरेक्ट पढ़ाया जाता है वो ऐसे आया है। अब बात समझ में आई पूरा ये कहानी? यहां से हम ओम्स लॉ भी आया, ये ओम्स लॉ है, ये ओम्स लॉ था, हम ओम्स लॉ में पहुंच गए। ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि कांस्टेंट को हटा के रेजिस्टेंस लाई जाती है, ठीक है। तो ये है पूरी कहानी। अब आगे चलते हैं हम लोग। हमने क्या देखा? रेजिस्टिविटी देखी, और क्या देखा? रेजिस्टेंस देखा। एक सवाल आप लोगों से है, मान लीजिए एक बैटरी है, ये बैटरी में अगर यहाँ 0 पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहाँ V वोल्ट होगा, यहाँ का पोटेंशियल V है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V होगा, है ना? V होगा। कंफर्म बताइए, V होगा ना? बोलिए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, ध्यान से सुनो, और यहाँ का -2 है, तो बताओ यहाँ का कितना होगा? अब सन्नाटा हो गया, है ना? बताओ कितना होगा? कितना? 12 भाई यहां x मान लो ना, तो x माइनस 2 = 10। आसान है निकालना। कितना आएगा? x + 2 = 10, तो x कितना आ गया?
ये तरीका लगाओगे तो कभी गलत नहीं होगा, वरना तो गलत होना ही है। इधर -12 रख दोगे, कहीं कुछ भी रख दोगे। बात समझ में आ रही नहीं? बोलिए, क्लियर है? कैसे आया? अच्छा क्लियर है तो बताओ, ये अगर 4 वोल्ट है, ये -2 है, तो ये बताइए। टू वोल्ट्स पक्का है? हम लोग इलेक्ट्रिसिटी -2, अरे -2 इसको x मान लो ना इस बार, ऐसे = 4। बोलो क्लियर है ना? ये x उधर जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा, कितना आएगा? -6। देखो गड़बड़ कैसे हो रही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो मैथ्स का बहुत सिंपल कैलकुलेशन। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं अगर आपने इस तरह से नहीं सोचा हुआ है। चलिए वापस आते हैं, हमने पढ़ा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पढ़ा हमने R = ρl/A। ये फॉर्मूला कहाँ से आया सबको क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो है आपकी ओम। क्या होती है? ओम। ओम एक जॉर्ज साइमन ओम जर्मन साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे रखा गया। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। फिर आती है आपकी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को आप कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ से RA/L से निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं ना? बोलो, आपको पता है इसकी अगर हम यूनिट निकालें तो इसकी यूनिट, ये तो मीटर होगा, ये दोनों की यूनिट मिलके मीटर। Yes, sir. हाँ, तो इस और रेजिस्टेंस की ओम है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम। क्या हो रहा है? हाँ, ये क्या हो रहा है? ओम मीटर, पर मीटर नहीं, ओम मीटर होगा, पर मीटर नहीं होगा। ठीक है, ये करके बताएं क्या, कैसे कैसे आए? ये नीचे मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल। क्लियर? हाँ, अब ध्यान से सुनो, 1/R ये है रेजिस्टेंस, ये कहलाती है कंडक्टेंस। क्या कहलाती है? कंडक्टेंस। R का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस कहलाएगा। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है। कंडक्टेंस की यूनिट पूछी जाए तो क्या बताएंगे? कंडक्टेंस की यूनिट होती है महो। महो, ठीक है, क्या पढ़ते हैं इसको? हाँ, ओम इनवर्स या महो। और महो को लिखते कैसे हैं? महो कैसे लिखते कोई बताएगा? उल्टा, हाँ उल्टा कर देते हैं। महो को हम कैसे लिखते हैं? इनवर्स करके नहीं, हम इस तरह लिखेंगे, उल्टा करके। ये सिमिलरली 1/ρ क्या कहलाएगा? ये है रेजिस्टिविटी, ये कहलाएगी कंडक्टिविटी। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? महो और, अरे बोलो, महो, हाँ पर मीटर, बिल्कुल सही। इतनी चीजें काम की हैं, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे अब एक कुछ, अरे यूनिट है, कंडक्टिविटी की यूनिट है। ये यहाँ से उल्टा किया हमने, इसको दोनों को उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, ये ऐसे हो गया, और मीटर को नीचे ले आए, इन्वर्स हो गया। तो ये है महो पर मीटर, ये है सिर्फ महो। ठीक है, ये ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का अपोजिट ये है कंडक्ट, और रेजिस्टेंस का अपोजिट कंडक्टेंस है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये मेरे हाथ में एक मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर किसी मटेरियल से बना है, ठीक है। इस मार्कर की जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट होगी? बोलो। इसमें जब हम करंट भेजेंगे तो रेजिस्टेंस अंदर एक जैसी करंट जाएगी, रेजिस्टेंस वेरी करेगी क्या इसमें? नहीं करेगी? बोलो। नो सर, नहीं करेगी। ये मटेरियल सेम है तो इसकी रेजिस्टेंस कैसे? हाँ, ये मटेरियल चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, यही बिल्कुल जो मैं हाथ में पकड़ा हूँ पूछ रहा हूँ, बताओ हैं? हाँ, इसमें करंट चाहे जहाँ से भेजें एक ही जैसे जाएगी?
Yes, sir. नहीं, एक जैसी नहीं जाएगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अबे कितना टाइम बचा है हमारे पास? 10 मिनट्स। अच्छा, चलो कोशिश करते हैं 10 मिनट्स में करने की। ये एक मटेरियल है, ठीक है। क्या आना है? हाँ, ओम्स लॉ मतलब अभी बताया इसी में, उससे पहले नहीं बताया था। आगे पढ़ाएंगे पूरी तरह से। अभी तो हमने पूरा उसमें सीरीज में आ गया था ना, तो बता दिया है। आगे ये सारी चीज़ें, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, इस सबको भी पढ़ाएंगे ना। अभी नहीं पढ़ाया, वो देखा ना तुमने, ये वाला, इससे बोल रहे हो? नहीं, अभी नहीं पढ़ाया, ठीक है। अभी बताएंगे ओम्स लॉ के बारे में डिटेल में। अभी तो एक प्रूफ में सारी चीज़ें कनेक्टेड थी ना एक दूसरे से, इसलिए आ रहा था। अब देखो ध्यान से, कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, क्या कह रहे हो तुम? ये हो गया C, ये A है मान लो, ये आपका B है, ये हो गया C। आपने करंट भेजी नीचे से ऐसे। जरा रेजिस्टेंस बताओ यहाँ का, इस मटेरियल सेम है, रेजिस्टेंस बताओ, बोलो जल्दी बोलो, क्या होगा यहाँ का रेजिस्टेंस? क्या होगा? रो तो रहेगा ही। एल क्या लेंगे? अरे एल क्या लेंगे? बी लेंगे? अरे भैया, ये नीचे वाले सरफेस की बात हो रही है, ये सरफेस है, ये देखो ध्यान से। हाँ, सी, और नीचे क्या होगा? एरिया। सी होगा, लेंथ सी होगी। अरे ये भी बता रहे हैं कुछ, मान लो क्या मतलब, कैसे है? कैसे ए कैसे निकाल लिया आपने? इतने महान आप कैसे हो गए? ए कैसे पता चल गया आपको? ये ऐसे जा रही है करंट, तो ऐसे जा रही है, तो इसकी लेंथ लेंगे ना आप। ये लेंथ कितनी है? फिर बी है, एरिया कितना है? AC है ना। अब ये बताओ, करंट हम ऐसे भेज रहे हैं, यहां बताओ रेजिस्टेंस कितनी है? जल्दी जल्दी बोलो। रो इंटू, अरे सेम क्या? हाँ, ऊपर से भेजेंगे तो कितनी होगी? सेम रहेगी, सब कुछ सेम। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा बताओ, इधर से भेजें तो? हाँ, रो C होगा, ये कितना है? C है, हाँ ठीक है। और अपॉन एरिया, एरिया में ये B और ये A है, तो ये AB। क्लियर है? अच्छा बताओ, ऐसे अंदर भेजें ये वाला, अब बताओ। रो कितना? A अपॉन BC है। ये देखो, एक ही मटेरियल है, कुछ नहीं बदल रहा है, रेजिस्टिविटी उसकी बदल नहीं रही है, लेकिन हम अलग अलग रेजिस्टेंस दे रहा है नहीं दे रहा है? बताओ, हर तरफ से। हाँ, तो ये बात याद रखना कि एक इसमें भी अगर आप करंट ऐसे भेजेंगे तो रेजिस्टेंस कुछ होगा, अगर ऐसे भेजेंगे तो रेजिस्टेंस कुछ होगा। बोलो, होगा ना? क्लियर है? और अगर इसके अंदर से भेजेंगे तो रेजिस्टेंस कुछ होगा। तीनों डायमेंशन में भेजेंगे, 3 रेजिस्टेंस अलग अलग मिलेंगे। यानी कि अगर कोई सेम मटेरियल भी है और आपसे पूछा जा रहा है, तो आप ये कहेंगे कि करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस कैसी होगी। क्लियर है? क्या अभी हमने नहीं, तो देखेंगे ना हम लोग इसी तरह से। अगर क्यूब ले लेंगे आप, तब तो सेम हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं बोलेंगे सेम होगा, हम ये चीज एनालाइज करेंगे कि क्या हर तरफ से लेंथ और एरिया सेम आ रहा है। अगर लेंथ और एरिया सेम आ रहा होगा तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, सेम हो जाएगा। ठीक है भाई, क्यूब के केस में A = B = C हो जाएगा ना। तो जाहिर सी बात है, जिस केस में भी ऐसा हो जाएगा तो करंट सेम हो जाएगी, चाहे इधर से भेजिए आप। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ में आना चाहिए ना कि हाँ ठीक है, रटना नहीं। ठीक है,
तो आज जितनी चीज़ें हुई हैं थोड़ा सा मतलब ज़्यादा आगे चले गए हैं, लेकिन आप लोग इसको वीडियो को दोबारा देखिएगा। जो बच्चों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, वो दोबारा देखेंगे, आई एम श्योर कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार हो देखिए। फिर हम लोग जब अब नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे, ठीक है, तो तब आप अगर इसके डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट टर्न पे हम ये देखिए आपके लिए तैयार था पहले ही कि ओम्स लॉ और अब जितना भी हमने इसमें आपको कराया है उसको, जो भी आपके सिलेबस में है उसको फिर से हम पूरा रिवाइज कराएंगे। एक एक फैक्टर, किन फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। ओम्स लॉ को भी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे जो सिलेबस में है आपके। ठीक है, क्लियर है?